हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क नाइट्स। सारी वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल डार्क नाइट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको मिलती रहे वीडियो से जुड़ी हुई सारी नई अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक बिल्कुल सच्ची और हकीकत पर मबनी कहानी, रूट नंबर 375, द फाइनल बस। ये वाक़या आज से तकरीबन 27 साल पुराना है, जो कि चीन के बीजिंग शहर में पेश आया था, जिसकी वजह से आज तक लोग यहाँ देर रात सफ़र करते खौफ खाते हैं। यहाँ तकरीबन 2 दशकों से भी ज़्यादा अरसे तक रूट नंबर 375 की आसेबी कहानी सुनाई जाती रही है। बात 14 नवंबर 1995 की है। ये नवंबर का महीना था, इसीलिए सर्दी भी अपनी आखिरी हुदूद को छू रही थी। घने कोहरे को जब ठंडी हवाओं के झोंके अपने साथ बहा ले जाते तो ऐसा लगता मानो खलाओं में एक साथ कई साए नमूदार हो गए हों। इस दौरान रूट नंबर 375 की बस अपने मुकर्ररा वक्त पर युआंग मिंग युआंग बस टर्मिनल से शियांग शेन, जिसका मशहूर नाम फ्रेगरेंट हिल भी है, के लिए निकलती है। आगाज़ी सफ़र में तो बस पैसेंजरों से खचाखच भरी हुई होती है, लेकिन जूं जूं स्टेशन आते जाते पैसेंजर्स भी एक एक कर बस से उतर जाते। देखते ही देखते अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब सिर्फ एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर ही बचे थे। बस तेज़ रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। चूँकि अभी 7 स्टॉप मज़ीद बाकी थे, इसलिए फ्रेगरेंट हिल का सफ़र अभी काफ़ी तवील था। अब तकरीबन आधी रात का वक्त हो चुका था। हर सू सन्नाटे का राज था, और जिस रास्ते से ये बस होकर गुजर रही थी, वो रास्ता वीरान और वहशतज़दा जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। बस के दोनों जानिब कतार से खड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ जब तेज़ हवाओं के ज़ोर से इधर उधर हिचकोले खाते तो ऐसा लगता जैसे कोई दियो चिसामत राक्षस गुस्से से फुंकार रहे हों। इसी असना में एक दो स्टेशन और गुजर गए। इसके बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है, जहां से एक बुजुर्ग औरत, एक 19-20 साल नौजवान लड़का और एक यंग कपल बस में चढ़ते हैं। वो यंग कपल ड्राइवर की पिछली सीट पर तो नौजवान लड़का बस के गेट की साइड वाली सीट पर, जबकि बुजुर्ग औरत लड़के के ठीक पीछे जाकर विराजमान हो जाती है। अब बस में 4 पैसेंजर्स, एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर, यानी कुल मिलाकर 6 लोग मौजूद थे। बस फिर से अपनी मंजिल की तरफ चलने लगी। अंदर का माहौल एकदम खामोश था। इन 6 लोगों के सिवाय वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, बल्कि कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा था। 4 और स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नज़र आए। ये देखकर पहले तो बस के ड्राइवर ने बस को रोकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो लोग जहाँ खड़े थे वो कोई बस स्टॉप नहीं था। हालांकि उस लेडी कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दी, क्योंकि इस रूट की ये आखिरी बस थी। बहरहाल बस रुक जाती है और वो लोग पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। तभी ये देखकर बस में सवार पैसेंजर्स को एक शदीद हैरत का झटका लगता है कि बस में 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल हुए थे, जबकि बाहर तो सिर्फ 2 ही लोग नज़र आ रहे थे। दूसरी नाकाबिले यकीन बात जो थी वो ये थी कि उनमें से 2 आदमियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, आम लोगों से भी ज़्यादा सफ़ेद, एकदम गैर मामूली। और इन 2 आदमियों ने एक और तीसरे आदमी को अपने कंधों के सहारे से थामा हुआ था। उस तीसरे आदमी का सर नीचे की तरफ था और बाल बिखरे हुए थे, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था, और बस में बैठे पैसेंजर्स उसका असल रूप देखने से कासिर थे। उन तीनों लोगों ने चीन के पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर्स बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। सुनिए, आप लोग परेशान ना हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से या फिर घर जाने की जल्दी में अपने कपड़े बदलना भूल गए हों। जब लेडी कंडक्टर ने बाकी 6 पैसेंजर्स को खासा बेचैन होते देखा तो उसने उन्हें समझाते हुए कहा। इसके बाद वो खुद भी बस ड्राइवर से बातें करने में मसरूफ़ हो गई। बस नंबर 375 यहाँ से आगे की जानिब बढ़ने लगती है। दौरान सफ़र बुजुर्ग औरत मुसलसल पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी।
खुदा मालूम क्यों उसकी कैफियत एकदम अजीब हो रही थी। वो यूं ही बार बार मुड़ती, उन्हें देखती और वापस सीधी बैठ जाती। ये अमल वो मुस्तकिल दोहरा रही थी। जैसे तैसे अगला स्टॉप आने पर वो यंग कपल उतर जाता है और बस दोबारा चल पड़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अब भी वो बुजुर्ग औरत बार बार मुड़कर उन तीनों लोगों को देख रही थी। उसकी छठी हिस्स रह रहकर उसे किसी अनहोनी के होने का एहसास दिला रही थी। जब उसने नज़र घुमाकर बस में चारों तरफ देखा तो सभी लोग अपने आप में मगन थे। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद बुजुर्ग औरत ने अपने ऐन आगे बैठे लड़के को एक जोरदार तमाचा दे मारा। मेरा पर्स कहाँ है? देखो, इसे सीधी शराफत से अभी के अभी मुझे वापस कर दो, वरना अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वो बुजुर्ग औरत जोर से चिल्लाते हुए बोली। देखिए, आपका पर्स इसने नहीं चुराया है। यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो आपकी आगे वाली सीट पर बैठा है, ये क्यों कर आपका पर्स चोरी करेगा? लेडी कंडक्टर ने बुजुर्ग औरत को समझाते हुए कहा। लड़के ने भी अपनी सफाई में यही बात कही, लेकिन बुजुर्ग औरत की सुई तो जैसे एक ही जगह आकर अटक गई थी। वो किसी भी सूरत मानने को तैयार ही नहीं थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात कर रही थी। बस के ड्राइवर और लेडी कंडक्टर ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो न मानी और बार बार अगले स्टॉप पर बस को रोकने की बात कहती रही। तो मजबूरन ड्राइवर को बस को रोकना ही पड़ा। बस रुकते ही बुजुर्ग औरत ने लड़के के कॉलर को पकड़कर उसे घसीट कर नीचे उतारा और बस चलती हुई उनकी आंखों से देखते ही देखते ओझल हो गई। अब इधर लड़का बहुत परेशान हो गया। मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपके गलत इल्ज़ाम की वजह से मेरी आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर आई हैं? यहाँ आसपास तो कोई पुलिस स्टेशन नज़र नहीं आ रहा। लड़के ने गुस्से और परेशानी के मिले जुले आलम में बुजुर्ग औरत से पूछा। अब गौर से मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया है। ये इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया है। बुजुर्ग औरत ने एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहा। फिर वो आगे बोली। याद है तुम्हें वो 3 आदमी जो सबसे आखिर में बस में सवार हुए थे? मैं पूरे रास्ते उन्हीं पे नज़र रखे हुए थी। मुझे अव्वल से ही वो लोग कुछ अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैंने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा तो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। तेज़ हवाओं के ज़ोर से उनके कपड़े उड़े थे और तभी मैंने देखा कि उनके तो पैर ही नहीं हैं और वो अपनी सीट से करीब आधा इंच हवा में तैर रहे थे। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो मैं जागती आंखों से कोई ख्वाब देख रही हूँ। तभी अचानक तीसरा आदमी जो उनके कंधों पर लटका हुआ था, उसका चेहरा मुझे दिखाई दिया। वो हरगिज़ इंसान नहीं था, बल्कि किसी दूसरी दुनिया का वासी लग रहा था। मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो कोई मावराई मखलूक थे। अब मुझे जल्द अज जल्द उस बस से उतरना था, लेकिन साथ ही साथ मुझे तुम्हारी जान की भी परवाह थी। इसीलिए ही मैंने अपना पर्स चोरी होने का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया ताकि उन लोगों को कोई शक भी ना हो और हम दोनों उस बस से सही सलामत नीचे भी उतर आए। इसके बाद बुजुर्ग औरत और लड़का फ़ौरन ही वहाँ से पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को अपने साथ पेश आने वाले वाक़ये के बारे में बताते हैं, लेकिन उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक वहाँ किसी ने भी उनकी बातों पर यकीन नहीं किया और उन्हें घर वापस लौट जाने की सलाह दी। पुलिस वालों को उन दोनों के जहनी तवाज़ुन पर कुछ शक हुआ, जिसके बाइस वो उनकी बातों को महज वहम या उन्हीं के दिमाग की कोई उपज समझ रहे थे। लेकिन जब अगले रोज़ यानी 15 नवंबर की सुबह पुलिस को इत्तिला मिली कि युआन मिंग युआन बस टर्मिनल से फ्रैग्रेंट हिल तक जाने वाली रूट नंबर 375 गायब है और ये बस अपने मुकर्ररा टर्मिनल तक पहुंची ही नहीं, तब बगैर किसी देरी के उस बुजुर्ग औरत और नौजवान लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उन दोनों ने फिर से पिछली रात होने वाले सारे वाक़ये की वजाहत पुलिस को सुना दी। यहाँ उनकी बातों को बाकायदा रिकॉर्ड भी किया गया। देखते ही देखते ये खबर पूरे चीन के बीजिंग शहर में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। हर किसी का खौफ से बुरा हाल था। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस काफ़ी मशक्क़त और छानबीन के बाद भी बस नंबर 375 का पता लगाने में नाकामयाब रही।
यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी फुटेज तक खंगाल डाले, मगर उनके हाथ सुराग का कोई भी सिरा न लगा। फिर 16 नवंबर को पुलिस को इत्तिला मिली कि एक बस नदी में गिरी हुई है। ये वही बस थी और जिस नदी में ये बस गिरी थी वो अपनी मंजिल से 100 किलोमीटर आगे थी। अब पुलिस क्रेन की मदद से बस को नदी से बाहर निकालती है और उन्हें बस के अंदर से 3 लाशें बरामद होती हैं। 2 लाशों की शिनाख्त बस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर के रूप में होती है, जबकि तीसरे आदमी की लाश की पहचान के बारे में कहा जाता है कि ये वही लंबे बालों वाला पुरस्कार शख्स है जो बाकी 2 आदमियों के कंधों के सहारे बस में चढ़ा था। लेकिन उन बाकी 2 लोगों का कुछ भी पता न चल सका। एक और चौंकाने वाली बात ये थी कि वो तीनों लाशें बुरी तरह सड़ चुकी थी और उनमें से ऐसी नागवार बू आ रही थी कि किसी का भी ज़्यादा देर तक उन लाशों के करीब खड़ा रहना मुश्किल था। महज 2 दिन में लाशों का इतनी बुरी तरह डिकम्पोज्ड हो जाना तशवीश की बात थी। अब यहाँ से पुलिस को भी यकीन हो चला था कि 14 नवंबर की रात कुछ तो बहुत अलग हुआ है जो इंसानी सोचों के एकदम परे था। इतना ही नहीं, मामले को लेकर जब बस डिपो से राब्ता किया गया तो मालूम हुआ कि बस में इतना फ्यूल था ही नहीं कि वो इतना तवील सफ़र तय करके 100 किलोमीटर आगे तक जा सके। इसके बाद जब फ्यूल टैंक खोलकर देखा गया तो ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए कि फ्यूल टैंक ताज़े सुर्ख खून से लबालब भरा हुआ था। इसके बाद तो सारे बीजिंग में खौफो हिरास की लहर दौड़ गई। लोग अब बस में सफ़र करने से भी कतराने लगे। अब ये खबर उस वक्त की सबसे बड़ी खबर बन गई थी। छानबीन के दौरान ही जहां बुजुर्ग औरत और वो नौजवान लड़का उतरे थे, उसके बाद के रूट के जितने भी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो ये मालूम हुआ कि एक भी कैमरे में वो बस किसी एक भी जगह कैद नहीं हुई थी। जबकि इस वाक़ये के होने से पहले के जिस भी रूट से ये बस गुजरी थी वहाँ के सीसीटीवी में ये बस ठीक ठाक हालत में कैप्चर की गई थी। बाद में 1995 के इस वाक़ये को ग्लोबल टाइम्स ने अपने चैनल पर दिखाया और दीगर कई अखबारों, मैगज़ीनों और न्यूज़ चैनलों पर यह खबर जारी की गई। लेकिन आज तक एक सवाल ज्यों का त्यों ही बना हुआ है कि क्या वो लोग वाकई कोई इंसान नहीं बल्कि किसी गैर मर्रे क़ुव्वत के मालिक थे? क्या वो वाकई इस दुनिया के नहीं थे? क्या वो सचमुच कोई आसेब थे? आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स के ज़रिए से हमें अपनी थ्योरी या राय लाज़मी बता सकते हैं।